तो 2023 में मुझे पहली जॉब मिली थी राजस्थान हाईकोर्ट बेंच जयपुर में। मैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट पर काम कर रहा था। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के समय आपने किन किन चीजों का ध्यान रखा? तैयारी के दौरान सबसे कठिन समय कौन सा रहा, जब ऐसे लगा कि यार फंस गए, क्या है ये? नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप लोगों का बूस्टर एकेडमी पे। और रिजल्ट आने के बाद में अब हर कहानी का हर घर तक पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि आरएस का रिजल्ट आगे आने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अभिप्रेरणा का स्रोत है। और इस कड़ी में हमारे साथ आज जो है वो रजत सर है। और रजत सर की जो रैंक है वो दोस्तों आपकी रैंक जो 135 है। और सर से हम चर्चा करेंगे। पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ने जो इंजीनियरिंग की है तो थोड़ी थोड़ी चर्चा, हम दोनों इंजीनियर मिले हैं तो जरूर जो है वो करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हर विद्यार्थी से मैं एक बात पूछता हूँ कि रिजल्ट के बाद कैसी फीलिंग आई? सर ऐसा लगता है कि सर से पूरा बोझ उतर गया है, बहुत हल्का हल्का फील होता है। और जो लोगों की बधाइयाँ आती है उन्हीं को समेटने में पूरा टाइम निकल जाता है। दिवाली से पहले दिवाली इस बार यही डबल धमाका चुकी है। और दिवाली का मजा तभी है। और ये रैंक बहुत अच्छी है और पूरी उम्मीद है कि सर आपको जो आरपीएस ही अलॉट होगा तो बहुत अच्छी रैंक है। और उसके साथ साथ जब आरपीएस पहली बार में आदमी को जब अलॉटमेंट हो तो फिर उसका मजा ही अलग है। जी सर, वो बेल्ट की नौकरी का चाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो अब ईश्वर के हाथ में है कि देखे क्या अलॉट होता है, आरपीएस या आरटीएस। पर जो भी है, जो अपन अपनी मेहनत कर सकते थे वो अपन ने स्टार्टिंग में कर दी है। अब बाकी ईश्वर के हाथ में सारी चीजें। तो आप अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन, आप कहाँ के रहने वाले हैं, बच्चे जो भी आपसे जुड़े हुए हैं वो जरूर आपको जो है वो। हाँ जी सर, मेरा जन्म सवाई माधोपुर से, बाकी स्कूलिंग मेरी जयपुर से ही हुई है। 8th क्लास से हम जयपुर शिफ्ट हो गए थे 2011 से, तब से अभी तक। और उसके बाद में मैंने मेरी ग्रेजुएशन में बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से एसकेआईटी कॉलेज जगतपुरा से। उसके बाद में 2021 वाला मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था, पर उसके अंदर मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। बट उस टाइम पे फिर प्रेशर बिल्ड होता है तो मैंने सोचा कि एक जॉब ज़रूरी है। तो 2023 में मुझे पहली जॉब मिली थी राजस्थान हाईकोर्ट बेंच जयपुर में। मैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर उसके साथ में 2023 का दूसरा अटेम्प्ट था मेरा, जिसके अंदर अभी मुझे 135वीं रैंक हासिल हुई है। और अभी 2024 वाला भी मेरा तीसरा अटेम्प्ट है जिसमें मेरा इंटरव्यू कॉल हो चुका है अभी तक। हाँ, सर का इंटरव्यू कॉल है। और अभी जो एक रिजल्ट डबल धमाका बोलते हैं ना, वो दिवाली पे दो उपहार नहीं मिले हैं, एक साथ आरएस का वापस एंट्री और एक साथ जो फाइनल रिजल्ट। और आशा करते हैं कि इस बार जो है आपके रैंक के अंदर 2 डिजिट गायब हो जाए और सिंगल डिजिट रैंक आए। और इम्प्रूवमेंट होता ही है और आपने इस बार पेपर दिया है तो और अच्छे इंप्रूवमेंट्स के साथ दिए है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बूस्टर की तरफ से। बहुत धन्यवाद। मैं बच्चों को पहले ही क्लियरिफाई कर देता हूँ कि सर जो है वो हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब या करंट अफेयर के सेशंस के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो मैं जो भी अभ्यर्थी यहाँ पढ़ रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि हमारे यहाँ पे जो इंटरव्यू प्रोग्राम इस बार आयोजित किया गया था, जिसमें सर पहले वहाँ बैठे थे और अब सर यहाँ बैठे हैं। तो वहाँ से यहाँ आने में केवल और केवल जो एक सिलेक्शन का अंतर है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे कहानियां बहुत है, टाइम बहुत लगता है। तो अब मैं कुछ किस्सों के साथ स्टार्ट करूंगा। आरएस की तैयारी का विचार कब आया? क्या मतलब इंजीनियरिंग से इधर आने की क्या मन में? सर इसके पीछे ऐसा है कि जब मैं इंजीनियरिंग हुई तो मेरा प्लेसमेंट हो चुका था कॉलेज से ही, बट उसके बाद में उसमें ज्वाइनिंग में बहुत डिले हो गया। तो फिर मैं इस फील्ड की तरफ देखने लगा। जैसे मेरे पापा रेवेन्यू फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो गिरदावर है, तो मुझे रेवेन्यू फील्ड के बारे में थोड़ी जानकारी है। और साथ में मेरे कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे सुरेश चौधरी जी, जो अभी संस्थान से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो मैं उनसे भी काफी इंस्पायर था क्योंकि वो मेरे पहले से प्रोफेसर है और उन्होंने काफी सारे एग्जाम्स निकाले हैं, तो उनसे थोड़ा मैं कॉलेज में भी ऐसे था क्या सर का कि मतलब जो वो, क्योंकि सुरेश सर हमारी पूरी टीम में सबसे ज्यादा वेल क्वालिफाइड, सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल और सबसे मतलब जो वो विनम्र व्यक्ति हैं। जी सर। पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम उन्होंने करवाया। मैंने सर से भी कहा कि आप ही करो, ये आपके स्टूडेंट है, लेकिन उनको ये कि नहीं सर ये आप ही करो। तो सर का उस समय क्या मतलब वहाँ पढ़ाते थे? सर एकदम पढ़ाते बहुत अच्छा थे और साथ में सबको कंफर्टेबल करके पूरी चीज सब चीज पढ़ा देते थे। और उनसे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम शेयर करनी है तो तब हम वहाँ तब भी कॉलेज में भी करते थे, तो सारी चीजें पूछनी है। फिर उनके बारे में था ही कि इन्होंने जाने कितने ही, मुझे तो अभी याद भी नहीं कि कितने एग्जाम्स निकाले हैं सर ने, तो उनसे काफी इंस्पायर्ड थे। तो वो भी चीज दिमाग में थी, तो उसके बाद में फिर तैयारी स्टार्ट करी। तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम आपने जो तैयारी स्टार्ट की। और सर के बारे में बता देता हूँ, सुरेश सर जो है वो 2011 से पढ़ा रहे हैं। पहले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को उन्होंने पढ़ाया, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्टेड है, IN रैंक 1 है, ACF का इंटरव्यू दिया हुआ है, RS में एक बार 225, एक बार 237 और फिर बाद में तहसीलदारी छोड़ दी और असिस्टेंट प्रोफेसर में 6ठी रैंक। तो हमारी पूरी टीम में सबसे ज्यादा जो है वो अनुभवी व्यक्ति हैं और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो ये संस्था का सौभाग्य है कि ऐसे सीनियर टीचर हमारे साथ हैं।
और फिर जो है वो इनके टीचर और साथ के साथ यहाँ इंटरव्यू में, तो सर से फिर बाद में इंटरव्यू की आपने जब तैयारी स्टार्ट की तो फिर एक साथ आपका मेंस भी था इस बार का, तो दोनों को कैसे कंटिन्यू किया साथ में? सर मेंस की तो जैसे पिछली बार भी काफी ठीक तैयारी करी थी, तो उसमें रिवाइज करना था और इंटरव्यू भी था, और किस्मत से मेरा फर्स्ट फेज में इंटरव्यू नहीं आया, मेरा सेकंड लास्ट फेज में इंटरव्यू था 17 सितंबर को। तो उसके तब तक तो चलते काफी अच्छी तैयारी हो गई कि इंटरव्यू को भी अच्छा टाइम दे पाए और मेंस की भी तैयारी हो पाई। तो दोनों को मेंटेन कर जी लिया। सर बिल्कुल। बीच में ईओ का मन नहीं किया एक बार? सर उसका ये था कि अब आरएस के पीछे लगे हुए हैं, तो उसी के पीछे लगा हुआ था, तो मैंने इसीलिए तो उसकी प्री के तैयारी जस्ट बाद में कहा था ईओ तो ईओ, नहीं तो आरएस, बीच के चक्कर में मत पड़ना। जी सर। ये तो है ही। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में प्रारंभ करते हैं। 3 चरण हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा जो केवल आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है 200 नंबर का, जो कि क्वालिफाइंग होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। बहुत सारे नए अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी भी घर बैठे देखते हैं सिलेक्शन एक तरीके से जब आता है। तो इस बार दिवाली पूरे राजस्थान के लिए अच्छी है कि नए अधिकारी मिले, बच्चों में एक अभिप्रेरणा का स्रोत है, तो मोटिवेशन मिलती है बच्चों को। तो प्री आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है जिसको स्टूडेंट पढ़ता सबसे ज्यादा सिंसियरिटी से। मेरे को लगता है कि तैयारी में सबसे ज्यादा आदमी पहले प्री पढ़ता है, फिर उसको पता चलता है कि इंपॉर्टेंट तो मेंस है यार, मेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के समय आपने किन किन चीजों का ध्यान रखा? सर प्री बहुत इंपॉर्टेंट फेज है पूरे प्रोसेस का सबसे पहले, और जब कोई पहली बार आरएस देता है हाँ, तो सबसे पहले प्री के लिए ही देता है, तो प्री की पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो जिसके अंदर बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जो कि कुछ मेंस में भी कॉमन है और कुछ जो मेंस में नहीं है। तो सबसे पहले जो मेंस में कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको तैयार करना चाहिए, ताकि जो मेंस में भी अगर अपन तैयार करेंगे तो उनमें हेल्प मिलेगी। और फिर थोड़ी चीजों में सेलेक्टिव भी होना पड़ता है कि अपन को वहां पर बस लाइन छू के टच करके निकलना है, वो जरूरी नहीं कि वो मैथ से नंबर निकले चाहे हिस्ट्री से निकले। तो वहां सेलेक्टिव होना, जहां से आउटपुट ज्यादा मिल सकता है वहां से अपन प्रिपेयर कर और आपका मेंस का एनी टाइम दिमाग में रहना चाहिए, और बस मैथ्स रीजनिंग अच्छी होना, तो वो ऐसे मान लो कि प्री के पेपर का इंश्योरेंस है। सोने पे सुहागा हो जाता है सर वो। हाँ, इंजीनियरिंग वालों के प्री इसलिए गजब निकलते हैं, 100 के आसपास नंबर तो आते ही हैं। इतने हैं। हाँ, तो प्री का ये तो है ही, और उससे एक फायदा भी है। तो जो भी विद्यार्थी 12th में भी अब तक हैं, जो 10th तक मैथ पढ़ी, मैं कह रहा हूँ ये बहुत काम आने वाली है। सिविल सर्विसेज में हल्की फुल्की मैथ रीजनिंग आनी चाहिए, मेंस में काम की नहीं है, लेकिन प्री के अंदर उसका रोल है, क्योंकि वो 18-20 क्वेश्चन आपको एक सुकून देते हैं। उसके साथ इको सर्वे जुड़ जाता है, करंट जुड़ जाता है, तो आदमी को लगता है कि यार प्री तो मैं निकाल ही लूंगा। तो वो एक इम्पोर्टेंट है। प्री की तैयारी के दौरान जब एक बहुत बच्चों का ये होता है कि वैकेंसी आने के बाद पढ़ेंगे सर, वैकेंसी आएगी नोटिफिकेशन के बाद। अब आरपीएस जिस मोड पे है, तो उसमें मतलब ऐसे मान लो कि बॉल आता है बाउंसर की तरह जाती है, वैकेंसी आती है 4 महीने में प्री, 4 महीने के अंदर जो मैं इस बार तो पोस्टपोन भी नहीं किया इन्होंने, पोस्टपोन नहीं किया, उसमें काफी लोगों का मेंस खराब हो गया, खराब भी हुआ है। आगे से आदत नहीं रही ना, अब पोस्टपोन की कोई बात ही नहीं करेगा। तो उस समय के अंदर बहुत सारे लोगों को आदत है कि बाद में ही पढ़ेंगे सर, नोटिफिकेशन बाद आरएस की तैयारी करेंगे, तो ये सही है। मुझे लगता है तैयारी जो है शांति काल की जो करते हैं वही काम आती है। तो उसको स्टार्टिंग से तैयारी को ऐसी रखनी चाहिए, जो सब्जेक्ट्स कॉमन है कम से कम उनको तो पहले से प्रिपेयर करो, ताकि फिर जैसे ही आपका प्री आए तब आप फटाफट से करंट अफेयर्स पे ध्यान दे पाओ, इकोनॉमिक सर्वे पे ध्यान दे पाओ, मैथ्स रीजनिंग को एक बार पॉलिश करके वापस से अपन प्री दे सकते हैं। तो प्री की फिर चिंता खत्म हो जाती है। तो जैसे तैयारी के दौरान जो इकोनॉमिक सर्वे उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सर के लेक्चर आते ही हैं बिल्कुल उस पे, यूट्यूब पे उस पे देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की है, मैराथन्स लगती है, तो मैराथन से मजा आता है मैराथन में। हाँ सर, उससे क्या फटाफट रिवाइज भी हो जाती है सारी चीजें, और फिर प्री में एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो है। और जब पूरा राजस्थान देख रहा हो तो ऐसा ना हो कि अपन नहीं देखें, ऐसा रहना भी गलत है। जैसे कल रूपल जी आए थे, सर की क्लास मैराथन की इसलिए ठीक है कि सभी देख रहे हैं, तो एटलीस्ट अपन भी देख जाए, कुछ नहीं रहे। और उसके साथ साथ मैं तो यही जनरली बच्चों को कहना चाहूँगा कि पहले लोग जनरली नोटिफिकेशन के बाद इसलिए पढ़ते थे कि हर व्यक्ति जयपुर या दिल्ली अफोर्ड नहीं कर सकता था। नोटिफिकेशन आने पे गांव देहात के बच्चे आते थे, क्योंकि यहाँ रहना खाना, इसलिए लोग जो जनरली आया करते थे। अब कोविड के बाद में मुझे लगता है कि कोविड से कुछ, वैसे तो कोविड पूरा नकारात्मक ही था, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ों में हमारी आदत बदली है जी। जैसे केवल पढ़ाई में नहीं है, हम लोगों ने यूपीआई बहुत अच्छा यूज किया, हमारी इकोनॉमी पूरी डिजिटल इकोनॉमी हो गई, हमारा फॉर्मल सेक्टर बहुत गजब बढ़ा जी सर, है ना। आपने हम देखा होगा जिस तरीके से हम लोग बात करें, स्विगी गिग इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी, स्विगी जोमेटो, नए रोजगार आए, उसी तरीके से एजुकेशन में कितना इम्प्रूवमेंट मानते हैं आप ऑनलाइन से? कोरोना के बाद से तो एकदम, जिसको बोलते हैं कि 2.0 स्टार्ट होता है ना, वैसे एजुकेशन 2.0 स्टार्ट हो सकता है कि सारे जो भी हैं, सारे रिसोर्सेज जो है वो इजीली अवेलेबल हो चुके हैं सबके लिए, जो दूर भी बैठे हैं उनको भी मिल जाएंगे। अगर कोई बुक मंगानी है तो ऑनलाइन से आप सीधे मंगा सकते हो, किसी भी चीज़ के थ्रू अपन कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है।
और ऑनलाइन से जैसे मैं तो, मेरा एग्जांपल ये है कि जब मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई उसके बाद से कोरोना का टाइम था, तो ऑफलाइन सब कभी लोग गए घर नहीं। पे बैठे थे, ऑफलाइन में गया नहीं, तो ऑनलाइन ही ऑनलाइन ही पढ़ा था। तो ऑनलाइन ही मैंने कोर्स लेके फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट वगैरह करा, तो फिर वहीं से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे फिर उसमें इम्प्रूव करते गए। तो कोई भी अभ्यर्थी, जिसको मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको बस शुरुआत करनी है, उसके बाद में धीरे 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 वैल्यू एडिशन करते जाओ, सोर्सेज बढ़ते जाते हैं और आप जो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को और अच्छा करते हैं। और ऑनलाइन के रिजल्ट मुझे लगता है कि वैसे तो सेल्फ स्टडी के ही रिजल्ट होते हैं, लेकिन इस बैच में सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग ऑनलाइन पढ़ने वाले, ये पहला बैच है ऑनलाइन वालों, है ना। तो ये ऑनलाइन वालों का बैच ये पहला, और आप इसके अंदर घर बैठे पढ़ सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कैमरे के आदमी सामने आदमी सबसे अच्छा पढ़ाता है जी सर, बिल्कुल। है ना। हम दोनों भी बैठे हैं ना, तो फॉर्मल में हो सकता है कि हम जो है वो थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाए, अब बैठे ना ऐसे, तो कैमरा आदमी को जो है वो अलर्ट कर देता है। तो ऑनलाइन में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, टाइम बचता है, कोई क्लास रह गई वापस पढ़ लो, 2x करके पढ़ लो, पढ़ते हैं बहुत सारे बहुत स्टूडेंट, सारे बेनिफिट्स है सर उसके तो। तो वो एक अपने आप में फायदा होता है। उसके बाद में तैयारी के दौरान सबसे कठिन समय कौन सा रहा, जब ऐसे लगा कि यार फंस गए, क्या है ये? सर जब कभी ऐसा पहला, लगा? हाँ जब पहला अटेम्प्ट दिया था उसमें मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था, 314 कट ऑफ गई थी, 308 नंबर आए थे, तो लगा था कि 6 नंबर और आ जाते तो इंटरव्यू दे लेते। तो उस टाइम पे लगता है कि यार अपन में क्या कमी रह गई, पर एक बूस्ट ये मिला कि अपन कट ऑफ के पास में, तो थोड़ा सा और पुश करेंगे तो उसको क्लियर कर लेंगे। तो उस टाइम पे अपनी कमियां पहचानी, फिर उस पे काम किया, तो फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। तो फिर ऐसे हर स्टूडेंट को लगता है कि यार ये तो एक बार तो जो है वो टास्क तो भारी ले लिया, लेकिन फिर वो खुद ही खुद को मोटिवेट करता है। बिल्कुल सेल्फ डाउट आता है सर, जैसे ही अगर फेलियर आएगा तो सेल्फ डाउट भी साथ में आएगा। पर अगर उस टाइम पे अगर अपन ये ऐसा सोच लें कि अपनी कमियां रही होगी कुछ, अगर उन पे वर्क कर लें तो आदमी इम्प्रूव करके फिर वो अपना चीज को अचीव कर सकता है। सही कहा सर ने। और आप जब एक बार असफलता देखते हैं, तो मेरे को आज भी याद है, जब 2016 में जब मैं पहली बार सफलता नहीं मिली थी, तो फर्स्ट डे में आके मेरे सारे नोट्स वैसे रख के मगर नहीं, अब कुछ नया करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंज करें, फंक्शनल चेंज करने चाहिए आपको, और वापस से जो है वो एक बार जी लगा के बैठना पड़ेगा और असफलता से सीखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कभी कभी असफलता इसलिए भी आती है कि वो आगे आपको जो है वो और आगे ले जाना चाहता है। ईश्वर ने संघर्ष दिया है तो कुछ ना कुछ उसका कारण है, क्योंकि मुझे अब लगता है कि अगर पिछली बार आपका इंटरव्यू कॉल हो जाता तो क्या पता आप सेटिस्फाई भी हो जाते, हाँ हो सकता है। सबऑर्डिनेट में भी 5-6 महीने इंटरव्यू चलती है उस टाइम पे, अगर उसमें टाइम लगाते तो हो सकता है फिर अगले वाले में इतना अच्छे से मेंस तैयार नहीं कर पाते। मेरा अगर 2016 में सिलेक्शन हो जाता तो शायद मैं आपका आज इंटरव्यू नहीं ले रहा होता, मैं भी संतुष्ट हो जाता। मेरा हो जाता सर, मैं यहाँ बैठा नहीं। तो वही है ना कि भाई एक बार असफलता मिली और मुझे लगता है कि मेरा नहीं हुआ, बढ़िया रहा, एटलीस्ट मैं इतने लाखों स्टूडेंट से जुड़ा तो सही। तो ईश्वर किसी भगवान ने आपके लिए सोच रखा है, बस आपको बस इतना सोचना है कि अपनी मेहनत में कमी मत रहने दो, उसके बाद में आपको जो ईश्वर जरूर अपने कर्मों का फल देगा। मानते हो क्या आप थोड़ा बहुत? बिल्कुल, मैं तो इसी बात में मानता हूँ कि अपना जो कर्म है ना, जैसे पढ़ना अगर अपना कर्म है तो सिर्फ वो करते जाओ, आगे अपन ने ईश्वर के हाथ में छोड़ रखा है कि जो होगा वो अच्छा होगा, नहीं हुआ तो भी अच्छा होगा, और होगा तो है ही अच्छा वो फिर। तो ये तो एकदम जो है वो जायज बात है, और अपने को अपनी मेहनत करनी है। उसके अलावा तैयारी के दौरान मुझे लगता है कि परीक्षा केवल व्यक्ति की नहीं, परिवार की होती है, क्योंकि उम्मीदें सबको होती है। और एक स्टूडेंट, एक बच्चा किसी परिवार का सिविल की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके माता पिता भी 3-4 साल उसी जोन में रहते हैं एनी टाइम। तो वो उस जोन में आपने घर से क्या मतलब पॉजिटिविटी ली, माता पिता का रोल है तो सब कुछ उनका ही रोल, लेकिन उसके अलावा कुछ बात आप बच्चों को शेयर करना चाहें? सर इसमें जो मम्मी पापा का रोल है वो बहुत जरूरी है, जो दिखता नहीं है पर होता बहुत ज्यादा है। हाँ, कि जैसे मम्मी का रहता है, तो जैसे हम सुबह सुबह जाते हैं लाइब्रेरी, तो उसी टाइम पे ब्रेकफास्ट तैयार होना, आते हैं तब लंच मिलना, फिर उसके बाद में कहीं जाना आना है तो उसमें भी पापा को बता देते हैं कि नहीं अरे अभी इसके एग्जाम चल रहे हैं तो अभी नहीं जाएंगे, कहीं इधर नहीं जाएंगे, बाद में देखेंगे कभी। दीदी है दोनों, मेरी 2 बड़ी दीदी है, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो दोनों काफी सपोर्ट करते हैं, कुछ भी चाहे सेटबैक फेलियर्स हो चाहे अचीवमेंट हो, दोनों में काफी बहुत सपोर्ट। घर वाले तो तैयार रहते हैं। घर वालों का बहुत। पापा का है कि पापा, जैसे मैं अभी जॉब में था तो काफी प्रॉब्लम्स आती है जॉब के साथ तैयारी करने में, तो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे कि ले ले छुट्टी, कोई बात नहीं, छुट्टी ले लो, कि यार छोड़ना है तो छोड़ दो, ऐसे सारी चीजों के लिए सपोर्ट रहते थे। और माता का रोल सबसे बड़ा रहता है, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो टाइम टू टाइम चाय मिलना, पानी मिलना, टाइम से उठा देना। कई कुंभकर्ण प्रवृत्ति के होते हैं जिनसे उठा नहीं जाता हमारे जैसे लोगों से, रात को पढ़ने वाले रात को पढ़ने वाले।
मैं तो जनरली मेरी तैयारी के दौरान हमेशा ही सुबह 6 बजे तक पढ़ता था। तो कई लोगों को, बच्चों को रहता है कि रात को पढ़ना चाहिए दिन में, तो आपको क्या लगता है रात को पढ़ के भी कभी भी selection- पढ़ो पर अपना पढ़ो। सिलेबस पूरा होना चाहिए, अच्छे से पूरा होना चाहिए, चाहे दिन में पढ़ो सुबह पढ़ो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जरूरी नहीं है कि हाँ, बस ये है कि आप एग्जाम पास में आए तब 10 से एक दिन पहले थोड़े तब रूटीन सुधार सही करो, कर सकते हैं। रूटीन सही करने की अगर वहाँ कोशिश सोते नहीं रहो एग्जाम देते टाइम पूरा। 2016 के अंदर मेरे को अब भी याद है कि मेंस का पहला पेपर था, तो नींद ही नहीं आई 3 बजे तक। अब आ ही नहीं रही, पता नहीं क्या होता है कभी कभी ऐसा। होता है, मतलब क्या बिगड़ रहा है, तो एक दिन आदमी जागरण में भी अपने अपनी शादी में लोग जो है सोते कहाँ है, नहीं सोते। है ना, सुबह जो 7 बजे वापस आते हैं फेरे वेरे करके, तो दूल्हा भी तो रहता है, तो दूल्हे के लिए शादी इंपॉर्टेंट है, वैसे अभ्यर्थी के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और एग्जाम के टाइम पे एनर्जी आ भी जाएगी, चाहे आए सो भी- नहीं तो भी तो कोई बड़ी- हाँ, तो मैं 3 बजे सो के फिर 5-6 बजे तक 3 घंटे सो के दे दिए 2 दिन पेपर। बिल्कुल, और एग्जाम खत्म होने के बाद फिर आता है अब नहीं। नींद भी नहीं आती फिर इतनी ज्यादा। ऐसा भी नहीं है कि आदमी उस दिन जो मेंस देने के बाद में अगला दिन ऐसा लगता है कि अब क्या करे, हाँ एकदम खाली सा हो जाता है आदमी। उसके अलावा आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जी सर। कंटेंट में इशू आया होगा जनरली, हाँ, थोड़ा थोड़ा starting आता है में राजस्थान काफी में, ज्यादा। तो हिंदी का कंटेंट भी बहुत पढ़ना पड़ता होगा जनरली। जैसे स्टार्टिंग में देखो तो जो राजस्थान के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बहुत प्रॉब्लम्स आई थी स्टार्टिंग में, पर फिर ये है कि अब हिंदी तो देखो पढ़नी है ही 4th पेपर के लिए। तो वैसे मेरा ये था कि मैं 5th क्लास तक हिंदी मीडियम में था, उसके बाद में इंग्लिश मीडियम में था, तो मेरे दोनों ही ठीक है। तो मैं जिसमें इधर प्रॉब्लम आती है तो हिंदी में पढ़ के फिर ट्रांसलेट करके ऐसे यूज खुद ही करे। वैसे इस बार तो हमने जो वो जनवरी तक सारा ट्रांसलेट करवा दिया, हमारा भी पहला बैच था, तो कल रुपल मैम आए थे, वो भी यही कह रहे थे सर आपने पहले दिन ही क्लियर कर दिया था कि सर इंग्लिश वाले इस बार नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि एग्जाम मतलब 2 अक्टूबर से आपको तैयारी चालू करनी थी, 27 जनवरी डेट थी, उतने दिन में कहाँ से ट्रांसलेट होते नोट्स। तो इस बार हमने जो पूरा पूरा किया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि थोड़ा इससे 4th पेपर इंप्रूव भी हो जाएगा। आप हिंदी मीडियम और करंट इको सर्वे ये तो जनरली बच्चा पढ़ता ही है हिंदी के अंदर, फिर बाद में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी धीरे धीरे अब इंग्लिश मीडियम के लिए रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। जो तैयारी करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कोई संदेश आपके? सर यही बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अभी मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, हाँ। सबसे पहले अपने रिसोर्सेज बहुत ढंग से चुनो और सेलेक्टिव चीजें पढ़ने की जरूरत है। अभी जैसे पैटर्न बदलता जा रहा है, डायनेमिक चीजें, अब जो पहले क्वेश्चन आते थे वैसे अब आते नहीं है। अपने करंट से भी अपडेटेड रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वही अपडेट होके फिर उसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है सेलेक्टिव रहने की, और ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, ज्यादा लोड नहीं लेना, आराम से सारी चीजें धीरे धीरे सब चीजें हो जाती है आराम से। भाई की तरह मस्त मुल्ला रहना आदमी को एकदम, है ना। जो भी आपका शौक भी है, आप जो आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है, घूमना है, गाने सुनने, आप अपनी हैबिट भी कंटिन्यू रखो। और करंट अफेयर देखो इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, अभी 2024 वाला मेंस था, उससे पहले हमने 110 एक पेज का करंट अफेयर तैयार किया था, तो वो चिकन ने अगर कोई 35 नंबर के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4 घंटे की एक लास्ट में जो है वो करंट अफेयर का सेशन लिया था, तो बच्चों को बहुत फ्रूटफुल रहा। तो करंट अफेयर, अब आप ये मत सोचो कि कौन से हर सब्जेक्ट में करंट अफेयर का रोल होगा। पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ प्री में 10 क्वेश्चन आएंगे, अब तो मेंस तो पूरा ही, तो मेंस सर इंटरव्यू देखो ना, इंटरव्यू का अगर देखो तो 1/3 पोर्शन करीब करीब आदत डाल लो। हाँ इसका है करंट से पूरा। मेरा जैसे इंटरव्यू था वो ज्यादातर यही था कि ट्रम्प टैरिफ्स पे, नेपाल जनजी क्रांति, हाँ। उन पे ही चला था, तो करीब करीब रोल है उसका काफी। ये तो है। और उसके साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के दौरान आपने जो है वो, अगर मैं पूछना चाहूँ तो बूस्टर की कोई एक चीज़ आपको अच्छी लगी हो, जो आपको लगता है कि मतलब एजुकेशन सिस्टम के लिए जो वो काम किए कि सर ये ठीक अप्रिशिएट करने वाली बात है, तो आप कोई बात? सर बूस्टर की जैसे मैंने भी हेल्प ली थी, तो उसमें एक तो इकोनॉमिक सर्वे का जो वीडियोस होते थे उससे फटाफट एक फास्ट रिवाइज भी हो जाता था और सारी चीजें तैयार एक साथ हो जाता था, लास्ट में शॉर्ट नोट्स, और जो भी काम की बातें उसको हाईलाइट हो जाती थी कि यार इधर से ये टेढ़ी बात लिखी हुई है, इसको सरल करना है, ये वाला ऐसा हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए जो हर मंथ का एक साथ में आता है, तो वो रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल। और प्री में मेन रोल इसी का ये है कि अगर वो 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना आपके, क्योंकि हिस्ट्री कल्चर के तो 1-2 ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, बाकी उधर के क्वेश्चन सही होना बहुत जरूरी हो जाता है। और 2023 में तो बच्चों ने हमें बहुत प्यार दिया। 2023 में मुझे आज भी बताया, लाखों अभ्यर्थियों ने देखा, और मतलब ये है कि सबकी अपनी मेहनत है, उन्होंने खुद अचीव की है, मेंस में पूरी मेहनत की, प्री में अपनी मेहनत की। लास्ट में ये होता है कि बूस्टर का कोई स्टूडेंट है ना, तो उसको फीलिंग आती है कि बस में भी जा रहा है ना, 50 में से 20 लोगों के पास बूस्टर की किताब है करंट अफेयर की, है ना, लाइब्रेरी में बैठा है तो वो दिख रहा है, उस समय नोट्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं। तो ये है इंटरव्यू प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। हमें स्टार्टिंग में, मैं खुद कह रहा हूँ, हमें नहीं लगा था कि हमें इतने लोग जो पसंद करेंगे डे 1 पे, पर बहुत अच्छे लोग आए। स्टार्टिंग में 300 बच्चों की हमें उम्मीद थी,
और हम 900 तक पहुंचे। तो आप सब लोगों ने अप्रिशिएट किया, अपने संस्था को मजबूत किया, उसके लिए बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। सर धन्यवाद, तो आप लोगों की मौका देने का मौका मिला था। मौका मिला और नहीं, पर आप लोगों ने विश्वास किया ना। जनरली ये होता है कि कोई संस्था ऑनलाइन है, प्री तक जस्टिफाई कर देगी, मेन तक कर देगी, लेकिन सिविल की प्योर संस्था वही है जो एटलीस्ट इंटरव्यू कंडक्ट करवा पा रही है। तो वहां एक स्टूडेंट के फिर वो सेल्फ डाउट आता है कि भाई फीस बहुत कम है, 5,000 10,000 रुपए वाली संस्था है, तो क्या मतलब इंटरव्यू में वो मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो एक आप लोगों का विश्वास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जी सर, और मॉक में भी जैसे सारे अलग अलग डायमेंशन में टच हो गए थे, फिर सारे सर भी मॉक सीनियर लोग उनसे बेटा तो मेरा इसलिए था कि सिविल के बारे में, जैसे मेरा सिविल तैयार नहीं था मॉक के टाइम पे, हाँ। तो मैं उनसे फिर डिस्कस करके फिर सिविल और तैयार किया कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो अब मैं कुछ चीजें आपसे और पूछना चाहूंगा। जी सर। अभी आपको कहीं घूमने का मौका मिला तो कहाँ जाओगे, क्योंकि काफी दिन से आप जो है वो पढ़ ही रहे हो कुछ सर, चीजें। अभी तो सोच रहा हूँ कहीं पहाड़ों साइड देख सकते हैं, पहाड़ कुछ साइड इधर जाए है, तो। हाँ, मनाली साइड का भी जो है उधर आप जाओ तो कोई प्रेरणादायक व्यक्तित्व है, कोई पुस्तक, कोई। सर मेरे तो घर से ही मिलती है, मेरे को तो पापा मम्मी का जो साथ में सपोर्ट रहता है उसी से बहुत प्रेरणा मिलती ओके। है। और कोई सिंगर को गाने वाने सुनते थे पढ़ाई के दौरान, इंजीनियरिंग के आदमियों को सुन लिया गया सर, मोटिवेशन गाने वाने तो चलते रहते हैं चलते सर, रहते हैं। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर मैं एक लाइन में ये पूछना चाहूँ कि सफलता का मूल मंत्र क्या है। सर सफलता का मूल मंत्र मुझे अभी तो लगता है कि सेलेक्टिव रहना, सेलेक्टिव रहो और जो चीज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है उसी पे ध्यान दो, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर ध्यान मत दो, और लोड कम लो, क्योंकि आजकल बहुत लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उस चक्कर में जितनी उसके अंदर कैपेबिलिटीज है ना वो बाहर नहीं निकल के आ पाती। तो अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानो और सिर्फ जो सेलेक्टिव चीज़ें उन पे ध्यान। ऑनलाइन एजुकेशन का एक कोई ड्रॉबैक और एक सबसे अच्छी बात। ड्रॉबैक ये होता है कि जैसे वीडियोस देख रहे हैं, फिर मैसेज आ गया, दूसरा चला लिया, ये ड्रॉबैक है, और ये तो क्या। और सारा फायदा ही फायदा हाँ, है। और तो बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, क्या वो आदमी जाता तो क्लास लेने पर घुस जाता रील की तरफ है, बिल्कुल सर। फिर वो याद आता है अरे यार क्लास तो चली गई। बात ठीक है, ये सारी चीजें सर ने बहुत अच्छे से बताई। और रिवीजन के लिए आपने ऐसा। सर रिवीजन के लिए मेरा तो ये रहता था कि जैसे जो भी चीज़ें करनी है वो एक बार पढ़ ली, फिर उसके बाद में उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो मेरे जैसे 9 फोल्डर्स मैंने अलग से बना रखे थे 9 पेपर के लिए, वो 9 सब्जेक्ट्स के लिए जो पार्ट्स हैं, तो उनको फिर फटाफट रिवाइज हो जाता था। कुछ ऐड करना है, जैसे मैं कॉपीज नहीं बनाई मैंने कभी भी, मैं A4 शीट्स में काम करता था। तो जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स का कुछ बना रखा है, मानो कोई केस नया याद आया तो उसको उसी में ही ऐड कर दिया, एक और पन्ना नीचे ऐड करके। वैसे ही फिर इंटरव्यू में मैंने टॉपिक वाइज बनाए थे, तो उससे रिवीजन फास्ट हो जाता है। सर ने रिवीजन टेस्ट सबकी इंपॉर्टेंस है, टेस्ट बहुत जरूरी है। जी सर, टेस्ट तो बहुत जरूरी है। पहले अटेम्प्ट में एक भी टेस्ट नहीं दिया था, दूसरे में तो दिए करीब 40 के आसपास, तब जाके जरूरी है। और अब इतने टेस्ट होने लगे हैं, पहले होते ही नहीं थे। हमारे टाइम 16-17 टेस्ट देते थे लोग, इस बार बूस्टर हमने 70 टेस्ट करवाए थे। तो टेस्ट सीरीज जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप देओ, जरूरी है कि मतलब आदत डालो, भागो मत उससे, बिना आंसर राइटिंग के कुछ नहीं है। तो आपने बहुत सारी चीजें बताई और हम आशा करते हैं कि बूस्टर के स्टूडेंट, आप चाहे बांसवाड़ा जाएं, चाहे भीलवाड़ा, चाहे भरतपुर जाएं, चाहे बीकानेर, आपको मिलेंगे जरूर। तो आप जो है वो आगे अब मार्गदर्शन वाली कैटेगरी में इनको आप जरूर बताते रहें, आपके छोटे भाई बहन मिलते रहेंगे, और आप इनको जो भी संदेश देना चाहते हैं आप जरूर इनको 2 बात बताएं। मैं बस यही कहूंगा कि अब जो लोग नई तैयारी में, तो वो अब सेलेक्टिव होके पढ़ो अपनी चीजें, और जिन भी चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं उनको लो, ऑनलाइन को लो, ऑफलाइन अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसकी लो, और सब चीज़ों की मल्टीपल रिसोर्सेज लो, और जो पूछना चाह रहा है ना उसको पहचानो। एक बार PY की उसको देखो कि क्या पूछ रहे हैं वो प्री के लिए। और मेंस के लिए अब तो काफ़ी डायमेंशन चेंज हो चुके हैं, तो करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है। सारी जो मैगजीन्स चलती है उनके बारे में देख सकते हैं कि क्वेश्चन सब कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, स्टैटिक से कैसे करंट कनेक्ट हो रहा है, अब उसका रोल ज्यादा है। और आंसर राइटिंग पे फोकस करो, और आंसर राइटिंग को बिल्कुल, जैसे लोगों ने बहुत हवा बना रखी होती है कि आंसर राइटिंग कैसे वैसे, और आप धीरे धीरे लिखते रहो कि फिर वो उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे, आपको पहला आंसर और आपका जो आप 10-20 बार लिखोगे उसके बाद में वो दिख ही जाएगा कि ये रजत सर वाली बात एकदम सही है। आंसर राइटिंग को हवा मत बनाओ, आप लिखना चालू करो। ऐसे मत देखो अच्छा आंसर क्या होता है, अच्छा आंसर की कोई परिभाषा नहीं है ना। कोई मतलब ये बोल दे इसकी ये चीज़ सही होनी चाहिए, कुछ नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं तो ज़्यादा नहीं 30 दिन बाद में आप अपना पहला आंसर देखोगे तो आपको वाहियात लगेगा लिखा हुआ, यार इतना खराब लिखता था मैं। हाँ, तो वही है। तो आप यही है, हमारे सर थे बिस्सा जी, इंग्लिश पढ़ने जाया करता था मैं, तो कहीं कपिल अंग्रेजी में पहला पेज लिख के दिखा तो वो पहला पेज अंग्रेजी में खुद के बारे में लिखा, यार क्या लिखा आदमी। फिर बाद में जैसे 1.5 महीने कोचिंग पूरी हुई, बिस्सा जी ने फिर बाद में जो कहा कि अब पहला पेज अब देख तूने कितना खराब लिखा था पहले दिन, है ना। तो फिर वो देखा तो मैं यार लिखते लिखते अपन को पता भी नहीं पड़ता कि सेंटेंस फॉर्मेटिंग भी नहीं हो रही थी। सही बात है।
तो सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई और इसी तरीके से आप जुड़े रहें और आने वाले बैच में हम शुभकामनाएं देते हैं कि अगली बार आपकी सिंगल डिजिट रैंक हो जी और हम वापस यहाँ मिलें। और धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। धन्यवाद सर। थैंक यू।